विल का जो लिटरल में उर्दू में उसे कहते हैं वसीयत। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्री इस्लामिक अरेबिया में ये विल का कंसेप्ट था या नहीं था, और अगर था तो वो कैसे लेते थे, वो अपनी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते थे। क्योंकि विल के जरिए क्या होता है, विल के जरिए एक इंसान क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एक प्री इस्लामिक अरब जो था, और मैंने आपको कहा था प्री इस्लामिक अरब, उस अरब को कहते हैं अरब्स। ठीक है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, इंडियंस कहा जाता है, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी कहा जाता है। अरब में रहने वाले लोग जो हैं उनको कहते हैं अरब्स। क्या कहते हैं, अरब्स। प्री इस्लामिक अरब जो था वहां पे वो फ्री था, वहां पे रहने वाले लोग जो थे वो फ्री थे कि वो विल बना सकते थे किसी के भी फेवर में जिसको वो चूज करते थे। उनकी मर्जी थी, वो जिसके नाम चाहे उनके नाम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और कोई भी कदगन नहीं थी। एक प्री इस्लामिक अरब पे किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि अगर वो चाहे तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी स्ट्रेंजर के नाम करता था, और उसके अपने वारिस जो होते थे वो बेचारे सड़क पे आ जाते थे, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन थी ही नहीं। जब रेस्ट्रिक्शन नहीं थी तो वो क्या करता था, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी अजनबी के नाम करता था, उसके जो खुद के वारिस होते थे वो सड़क पे आ जाते थे। आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज, उसे यह भी आजादी थी, उसे यह भी लिबर्टी थी कि वो एक हायर को दूसरे हायर पे प्रेफरेंस देता था। एक हायर पे एक वारिस को ज्यादा प्रॉपर्टी देता था और दूसरे वारिस को कम प्रॉपर्टी देता था। दैट मीन्स वो उनमें क्या करता था, डिस्क्रिमिनेशन करता था। एक को ज्यादा प्रायोरिटी देता था और दूसरे हायर को कम प्रायोरिटी देता था। ठीक है, लेकिन इस्लाम ने इसके इस पावर पे, किसके पावर पे, किसके पावर पे, जो विल बनाता है और जो इंसान विल के जरिए अपनी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसे हम लॉ की भाषा में टेस्टेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टेटर। टेस्टेटर इज द पर्सन हु मेक्स ए विल, जो विल बनाता है, और इस विल के जरिए जिसके नाम प्रॉपर्टी की जाती है उसे हम कहते हैं लिगेटी। लिगेटी इज अ पर्सन टू होम द प्रॉपर्टी इज बिकीथ्ड। विल के जरिए जब किसी को प्रॉपर्टी दी जाती है उसे कहते हैं प्रॉपर्टी बिकीथ की गई, बिक्यूस्ड कहते हैं इसे। ठीक है, इस्लाम ने टेस्टेटर के इस पावर पे, टेस्टेटर कौन है, जो विल के जरिए अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इस्लाम ने टेस्टेटर के इस पावर पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी। क्योंकि प्री इस्लामिक अरेबिया में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन थी ही नहीं। वहां पे टेस्टेटर जो होता था वो अगर चाहे तो अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी के नाम करता था। आपको समझ में आ गया। लेकिन इस्लाम ने टेस्टेटर के इस पावर पे क्या लगा दी, रेस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है, एक कदगन लगा दी और कहा कि कोई भी मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी में से 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी को बिकीथ नहीं कर सकता। नो मुस्लिम कैन बिकीथ मोर देन 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। दैट मीन्स यहां पे इस्लाम ने क्या लगा दी, रेस्ट्रिक्शन, कि आप अपनी प्रॉपर्टी में से 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी को बिकीथ नहीं कर सकते हो। नो मुस्लिम कैन बिकीथ मोर देन 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। और ये 1/3 का रूल जो है, अब रूल है, अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी बिकीथ करनी होगी विल के जरिए, मैं कितनी कर सकता हूं, 1/3 से ज्यादा नहीं। ठीक है, इस्लाम कुरान में कहीं पे भी ये 1/3 का रूल नहीं है, ये याद रखो। अगर आपसे कल वाइवा में पूछा जाएगा कि अगर आपने कहा कि 1/3 का रूल है, आपको फिर ब्यूटी में वहां पे कहेगी क्या 1/3 का रूल कहीं पे मेंशन है, कुरान में है, आप क्या कहोगे, नहीं है। अलबत्ता एक हदीस से इसकी सनद हासिल हुई है। एक हदीस में आया है, साद बिन वकास एक सहाबी का नाम था। फतेह मक्का के दौरान, ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतेह मक्का आपने सुना है फतेह मक्का, फतेह मक्का के दौरान उन्हीं दिनों वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी विल के जरिए बिकीथ करना चाहता हूं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने क्या कहा था, सारी प्रॉपर्टी। उसके बाद उसने कहा कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी बिकीत करना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप नहीं कर सकते। उसके बाद उसने कहा कि यार रसूलुल्लाह मैं अपनी 1/3 प्रॉपर्टी बिकीत करना चाहता हूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत दी उसे। ठीक है, और यही हदीस जो है ये ऑथेंटिकेट करता है इस रूल को कि कोई भी मुसलमान 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी को बिकीत नहीं कर सकता है विल के जरिए। आपको समझ में आ गया? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही डिक्लेयर किया है कि एक टेस्टेटर का पावर जो होता है, एक मुस्लिम टेस्टेटर का ये पावर जो होता है, कौन सा पावर, विल के जरिए प्रॉपर्टी को बिकीत करने का पावर। एक मुसलमान इस पावर को इस तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकता है कि उससे उसके लॉफुल हायर जो है, हायर्स कहते हैं किनको, वारिसों। एक मुसलमान टेस्टेटर इस पावर को इस तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकता है कि उसके लॉफुल हायर जो है उनको कोई नुकसान पहुंचे, उनको कोई इंजुरी पहुंचे। आपको समझ में आ गया? अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी के नाम करता हूं तो मेरे खुद के वारिस कहां जाएंगे? ठीक है, तो उनको बेचारे को क्या सफर करना पड़ेगा, इंजुरी सफर करनी पड़ेगी, आपको उनके नुकसान हो जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नो मुस्लिम, नो टेस्टेटर कैन एक्सरसाइज दिस पावर, नो पर्सन, नो मुस्लिम कैन एक्सरसाइज दिस पावर एज टू द इंजुरी टू हिज लीगल हायर्स। आपको समझ में आ गया? और कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी में से खाली कितना बिकीत कर सकते हो, 1/3। ठीक है, ये 1/3 का रूल है। अब सवाल पैदा होता है कि हम ये 1/3 कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ दिस 1/3 इज टू बी कैलकुलेटेड। क्या हम सारी प्रॉपर्टी का 1/3 देखेंगे कि इसमें से कुछ काटना है, कुछ ऐड करना है? रूल ये है कि एक टेस्टेटर 1/3 प्रॉपर्टी बिकीत तो कर सकता है, लेकिन ये 1/3 कैलकुलेट करना है। कैसे? बाय डिडक्टिंग द डेट्स, बाय डिडक्टिंग द डेट्स। एक तो उसके जो कर्जे होंगे उनको काट के 1/3 प्रॉपर्टी बिकीत तो कर सकता है, लेकिन कैसे? पहले क्या काटना पड़ेगा, डेट्स। अगर उसका कोई कर्जा होगा वो काटना पड़ेगा। और दूसरा, उसके कफन दफन पे जो खर्चा होगा, कफन दफन पे जो खर्चा होता है उसे हम कहते हैं फ्यूनरल एक्सपेंसेस। एक मुसलमान 1/3 प्रॉपर्टी बिकीत कर सकता है, बट दिस 1/3 इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द डेट्स ऑफ द डिसीज्ड एंड आफ्टर डिडक्टिंग द फ्यूनरल एक्सपेंसेस। इन दो खर्च चाहे। अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी बिकीत करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले अपने कर्जे काटने पड़ेंगे और अपने फ्यूनरल एक्सपेंसेस काटने पड़ेंगे। उसके बाद जो रहता है उसका 1/3, सारी प्रॉपर्टी का 1/3 नहीं, बल्कि उसके बाद जो रहता है उसका 1/3। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10,500 रुपया है, अब मैं 10,500 का कितना बिकीत कर सकता हूं, 1/3। लेकिन मुझे क्या काटना पड़ेगा? एक तो डेट्स, कर्जे। मिसाल के तौर पे मेरे कर्जे जो है वो 1,000 रुपया है, कितना रह गया, 9,500। 9,500 में से 500 रुपए मेरे कर्जे हैं, कितना रह गया, 9,000। ठीक है, 9,000 का 1/3 मैं बिकीत कर सकता हूं। आपको समझ में आ गया? अब 9,000 का 1/3 कितना रह गया, 3,000। दैट मीन्स ये 3,000 जो है इट बिकम्स अ बिकीथेबल अमाउंट, इट बिकम्स ए बिकीथेबल अमाउंट। आपको समझ में आ गया? मैं 3,001 रुपए बिकीत नहीं कर सकता, कितना कर सकता हूं, खाली 3,000। आपको समझ में आ गया? और जो बाकी के 6,000 रह गए वो मुझे किन के लिए छोड़ना है, अपने लीगल हायर्स के लिए। आपको समझ में आ गया? ए मुस्लिम कैन बिकीत 1/3 of his property, but this 1/3 is to be calculated after deducting the debts of the deceased and after deducting the funeral expenses. आपको समझ में आ गया? और ये 1/3 का रूल जो है इसको कोर्ट्स ने भी अप्रूव किया है। एकिन बीबी केस में this 1/3 rule has been approved in एकिन बीबी केस, जमुनुद्दीन केस, हाँ, इन केसेस में इस 1/3 के रूल को कोर्ट्स ने भी अप्रूव किया। और बाबूथन केस,
बाबूथन। इन केसेस में कोर्ट ने इस 1/3 के रूल को अप्रूव किया है। अब ये वसीयत जो होती है, ये विल जो होती है, ये एक इंसान की मॉरल ड्यूटी होती है, इखलाकी जिम्मेदारी, ठीक है। क्योंकि हर किसी मुसलमान को ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपनी ही लाइफ टाइम में अपनी प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड अरेंजमेंट्स बनानी चाहिए। आपको समझ में आ गया? यह बेहतर तरीका है, क्योंकि कल उसकी प्रॉपर्टी के मुताल्लिक कोई डिस्प्यूट खड़ा ना हो। इसीलिए एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ठीक है, ही शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड इट इज हिज मॉरल ड्यूटी। आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ये विल का ओवरव्यू था। अब विल किसे कहते हैं? Will is a moral exhortation in the context that it is the moral duty of every Muslim. It is the moral duty of every Muslim to make arrangements for the distribution of his property. ठीक है? अब हम कुछ definitions पढ़ेंगे। Definitions of will. सबसे पहले दुरुल मुख्तार will को डिफाइन करता है। दुरुल मुख्तार कहता है कि ये विल जो है, ये एक असाइनमेंट होता है। क्या होता है? असाइनमेंट। असाइन कहते हैं किसी को कुछ देना, असाइन करना। और विल क्या होती है? असाइनमेंट। किसके असाइनमेंट? प्रॉपर्टी की असाइनमेंट, ठीक है। विल इज एन असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। विल इज एन असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन ये विल, याद रखो संजना जी, मुसलमानों में विल जो है ये इफेक्ट तभी आती है, इफेक्ट में तब आती है जब ये टेस्टेटर मर जाए, ठीक है। जब तक ये टेस्टेटर जिंदा रहता है, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट कब किया होता है? लाइफ टाइम, जब वो जिंदा होता है। लेकिन उसने जिसके नाम प्रॉपर्टी की है, उसे तब तक ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जब तक ये विल बनाने वाला, ये टेस्टेटर मर न जाए। आपको समझ में आ गया? विल इज एन असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू टेक प्लेस और टू टेक इफेक्ट आफ्टर टेस्टेटर्स डेथ। टू टेक इफेक्ट आफ्टर टेस्टेटर्स डेथ, ठीक है। दूसरा है हिदाया। हिदाया कहता है कि वसीयत मीन्स एन एंडोमेंट। एंडो कहते हैं अता करने को। अता कहते हैं ना अल्लाह से हम, ओ लॉर्ड एंडो अस विद हेल्थ, एंडो अस विद प्रॉस्पेरिटी, हमें अता कीजिए। एंडो मीन्स अता करना उर्दू में, ठीक है। हिदाया कहता है कि वसीयत जो होती है ये एंडोमेंट होती है, हम अता करते, हम देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? इट इज एन एंडोमेंट। किसकी एंडोमेंट? प्रॉपर्टी की एंडोमेंट, विद द प्रॉपर्टी, ठीक है। कब? कब? आफ्टर डेथ। वसीयत मीन्स एन एंडोमेंट विद द प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान से कहता है कि मेरी ये चीज मेरे मरने के बाद फलानी इंसान को देना, बिल्कुल वैसे ही विल में एक टेस्टेटर क्या कहता है? मेरे मरने के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी फलानी इंसान को मिलनी चाहिए। आपको समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज हिदायत। तीसरा है तय्यब जी। तय्यब जी, तय्यब जी कहता है कि ये विल जो होती है ये एक लीगल डिक्लेरेशन होती है। अब चूंकि वसीयत में कुछ वो लिखता है, ठीक है, अब लिखना जो है व्हाट इज इट? इट इज ए डिक्लेरेशन। वो एक डिक्लेरेशन देता है, लीगल डिक्लेरेशन देता है। किसकी लीगल डिक्लेरेशन? अपनी इंटेंशंस की डिक्लेरेशन, ठीक है। और ये इंटेंशंस किसके रिलेटेड होते हैं? उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड। द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशंस ऑफ ए मुस्लिम विद रेस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी, विद रेस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी। लेकिन इफेक्ट में कब आएगा? मरने के बाद। विच ही डिजायर्स टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट आफ्टर डेथ, विच ही डिजायर्स टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट आफ्टर डेथ। क्लियर हुआ? यानी मैंने ये तीन डेफिनेशन जो मैंने आपको बोली, तीनों डेफिनेशन में एक चीज सेम है। वो क्या है? डेथ। कि ये विल जो है वो तब तक इफेक्ट में नहीं आएगी जब तक विल बनाने वाला यानी कि
टेस्टेटर जो है उसकी डेथ ना हो। आपको समझ में आ गया? अब सवाल पैदा होता है कि विल कैसे बनाई जाती है, फॉर्म ऑफ विल। फॉर्म ऑफ विल के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये राइटिंग में हो। विल एक इंसान ऑरली भी दे सकता है। विल मे बी मेड ऑरली और इन राइटिंग, दोनों सिचुएशंस में ये विल वैलिड है। चाहे एक इंसान जुबानी वसीयत करे, चाहे राइटिंग में दे, लेकिन कन्वीनियंस डिमांड करते हैं कि ये राइटिंग में ही होनी चाहिए। कन्वीनियंस डिमांड करती है, ऑल्दो इट इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी मेड इन राइटिंग, बट कन्वीनियंस डिमांड्स दैट इट शुड बी इन राइटिंग। कल को कोई डिस्प्यूट खड़ा ना हो, एम सब पर वसीयत कर मुस्किन ना, ठीक है, उसके मुतालिक कल को डिस्प्यूट भी हो सकता है, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। कब? अगर ये वसीयत एक इंसान ने ऑरली की होगी, कहा था या नहीं कहा था, इसके मुतालिक कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर उस इंसान ने वो वसीयत राइटिंग में की होगी तो डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स इनकन्वीनियंस ना हो कल को, इसीलिए ये विल जो है ये किस में होनी चाहिए? राइटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर ये विल राइटिंग में होगी, ये जरूरी नहीं है कि इस पे टेस्टेटर के साइन होने चाहिए। इफ द विल इज राइटिंग इट नीड नॉट बी साइंड, और अगर साइन होंगे भी ये जरूरी नहीं है कि उसकी अटेस्टेशन हो। समझ में आ गया? अगर विल राइटिंग में होगी ये जरूरी नहीं है कि उस पर टेस्टेटर के साइन हो, और अगर साइन होंगे ये जरूरी नहीं है कि उस पर उसकी अटेस्टेशन हो। If the will is writing, it is not necessary that it should be signed, and if it is signed, it is not necessary that it should be attested. ठीक है? The only requisite means condition, खाली will के लिए एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कि टेस्टेटर के जो इंटेंशंस है अपनी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, they should be clearly made in the will. This is the only requisite, this is the only condition in making the will, that the intention of the testator should be clearly made in the will. ये जरूरी नहीं है कि ये राइटिंग में हो, ऑरली भी दे सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस डिमांड करते हैं कि ये राइटिंग में ही होनी चाहिए। अब राइटिंग में अगर होगी ये जरूरी नहीं है कि ये इस पे सिग्नेचर्स हो, अगर सिग्नेचर्स होंगे ये जरूरी नहीं है कि इसकी अटेस्टेशन हो। आपको समझ में आ गया? द ओनली कंडीशन इज दैट द इंटेंशंस ऑफ द मुस्लिम शुड बी, द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर शुड बी क्लियर। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि अगर वो इंसान जो बोल नहीं पाता है, डम पर्सन, डम किसे कहते हैं? द पर्सन हु इज नॉट एबल टू स्पीक। ठीक है, एक डम पर्सन जो है, और वो इंसान जो बोल नहीं पाता है, ठीक है, वो भी विल बना सकता है। कैसे? गेस्चर्स से। गेस्चर्स कहे, जेस्चर्स कहे, इशारों से। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर वो बोल नहीं पा रहा है, उसे दूसरा इंसान कहता है क्या आप अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी को दोगे? फिर से कहा जाएगा आधी प्रॉपर्टी दोगे, फिर से कहा जाएगा 1/3 दोगे। ठीक है, तो यहां पे वो बिक्विस्ट अपनी प्रॉपर्टी को कर रहा है, कैसे? गेस्चर्स से। तो अगर उसे दूसरा इंसान कहेगा क्या क्या आप अपनी 1/3 प्रॉपर्टी किसी के नाम करना चाहते हो, तो वो नॉड के जरिए, इसे कहते हैं नॉड के जरिए वो अपनी प्रॉपर्टी को बिकीत कर सकता है। आपको समझ में आ गया? चलिए, अब जो एसेंशियल कंडीशंस है विल की, वो 3 है, बल्कि 4 है। पहली एसेंशियल कंडीशन जो है विल की, वो ये है कि टेस्टेटर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए विल बनाने के। द टेस्टेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंसी का मतलब यह है कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बिकीत नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो टेस्टेटर जो है वो प्रॉपर्टी बिकीत करने के लिए क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट। द टेस्टेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। दूसरा, उसका जो बोनाफाइड इंटेंशन है, उसका जो बोनाफाइड इंटेंशन है अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने का, दैट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड। द बोनाफाइड इंटेंशन मस्ट बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड। उसने क्लियरली लिखा होना चाहिए कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी, किसके नाम करता हूं। ठीक है, द बोनाफाइड इंटेंशन शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन,
यह लिखा होना चाहिए। एक तीसरी कंडीशन है विल की। एक विल वैलिड तब बन जाती है व्हेन इट मस्ट बी इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट व्हेन आफ्टर डेथ, आफ्टर टेस्टेटर्स डेथ। इट मस्ट बी इंटेंडेड टू ऑपरेट आफ्टर डेथ। चौथी कंडीशन, जो क्वांटिटेटिव लिमिट्स हैं, क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी, मकदार, ठीक है, जो क्वांटिटेटिव लिमिट्स है प्रॉपर्टी की, दे मस्ट बी क्लियरली मेड। कितनी प्रॉपर्टी देता हूं, क्वांटिटी, द क्वांटिटेटिव लिमिट्स ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी क्लियरली मेड, ठीक है। पांचवी, जो लीगेटी है वो कंपिटेंट होना चाहिए बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि वो बेनिफिशियरी होता है। इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट किससे मिलता है, किसको मिलता है, लीगेटी को मिलता है। अब ये लीगेटी जो है वो कंपिटेंट होना चाहिए इस बेनिफिट को हासिल करने के लिए। द लीगेटी मस्ट बी कंपिटेंट टू टेक द बेनिफिट। अब सवाल पैदा होता है, हु कैन मेक विल, कौन विल बना सकता है, हु कैन मेक विल। कोई भी मुसलमान बना सकता है, कोई भी मुसलमान, बशर्ते कि he is of sound mind, a Muslim who is of sound mind and is a major। मेजर आप समझते हैं, a person who is of sound mind and is a major, he is not a minor, he is competent to make a will। Although मुस्लिम लॉ में एक इंसान की मेजॉरिटी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है प्यूबर्टी पे। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, मुस्लिम लॉ में मेजॉरिटी डिपेंड्स अपॉन द प्यूबर्टी। आपको समझ में आ गया? इसलिए मैंने आपको कहा था मुस्लिम लॉ में देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट ए पर्सन्स मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी। कोई स्पेसिफिक एज नहीं कही गई है कि एक लड़का या लड़की बालिग कब होते हैं, मेजर कब बनते हैं। ये डिपेंड करता है किसमें, प्यूबर्टी पे। और प्यूबर्टी मैंने आपको कहा था कि उसमें जो फिजिकल साइंस होंगे वो कब अराइज होंगे। लड़का जो होता है उसके चेहरे पे दाढ़ी आती है, सीने पे बाल आते हैं, वोकल कॉर्ड्स बाहर निकलते हैं, उसकी आवाज़ जो है वो होर्स होती है। आप समझ लेना कि ये बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, अब ये बच्चा क्या बन गया, मेजर बन गया। आपको समझ में आ गया? इसी तरह से लड़की जो होती है, लड़की की आवाज़ जो होती है वो सॉफ्ट होती है। आपको समझ में आ गया? इसीलिए मैंने आपको कहा था एवरेज एज जो है, एवरेज एज मुस्लिम लॉ में दैट इज 15 years, बट 15 years इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल। इट कैन बी 17, इट कैन बी 30, ठीक है। द एज ऑफ मेजॉरिटी डिपेंड्स अपॉन द प्यूबर्टी अंडर मुस्लिम लॉ। आपको समझ में आ गया? अब कौन बना सकता है विल? कोई भी मुसलमान जो पागल ना हो और जो माइनर ना हो, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या एक अनसाउंड माइंड का पर्सन विल बना सकता है कि नहीं बना सकता, ठीक है। अगर एक पागल इंसान, एक इंसान विल बनाता है, वो विल वाइड रहेगी, वो विल वाइड रहेगी, अगरचे उसके बाद वो रिकवर भी करे और वो मरने तक ठीक रहे। मेरी बात सुनिए आप, जब एक इंसान विल बनाता है, विल बनाते वक्त वो क्या होता है, इनसेन होता है, अनसाउंड होता है। अब वो विल क्या रहेगी, वाइट, वो वैलिड विल नहीं है। अगरचे उसके बाद वो ठीक भी हो जाएगा और मरते दम तक वो ठीक भी रहेगा, तब तक उसकी विल वाइड ही रहेगी। आपको समझ में आ गया? इफ ए विल इज मेड बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, दिस विल इज वाइड विल even if he subsequently recovers and he remains sane till death, ठीक है। इसी तरह से अगर एक विल बनाता है एक साउंड पर्सन, सेन, जो पागल ना हो, ठीक है, वो विल वाइड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वाइड बन जाएगी, अगर वो बाद में पागल हो गया तो, ठीक है। अगर एक इंसान जो अच्छा है, सेन है, और वो विल जो उसने सैनिटी के दौरान बनाई थी, वो विल बी वाइड रहेगी। अगर वो विल बनाने के बाद पागल हो गया और मरते दम तक वो पागल ही रहा, आपको समझ में आ गया? उस सिचुएशन में भी वो वाइड विल मानी जाएगी। क्यों? कोई बता सकता है क्यों?
क्योंकि एक इंसान जब विल बनाता है तो उसके पास ये भी पावर होता है कि वो उस विल को रिवोक कर सकता है। आपको समझ में आ गया? अब मैंने विल बनाई, विल बनाते वक्त में ठीक था, उसके बाद में पागल हो गया और मैं मरते दम तक पागल ही रहा। क्या मैं इस विल को रिवोक कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पागल रिवोक ही नहीं कर सकता। इसलिए वो विल क्या मानी जाएगी? वाइड मानी जाएगी। अगर वो विल बनाने के वक्त सेन क्यों ना हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? वो इनसेन होना चाहिए। कब? विल बनाने के बाद। और वो पागल रहना चाहिए, इनसे रहना चाहिए कब तक? जब तक वो मर जाए। ठीक है? थैंक यू।